मैं हूं किशोर अजवाणी, आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। गृह मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस से पहले पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा पर अलर्ट जारी करते हुए आईबी और एसपीजी समेत देश की सभी सुरक्षा एजेंसियों को चिट्ठी लिखी है, जिसमें यह बताया गया कि पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट में तेजी आई है। उनमें कुछ पोस्ट में उनके लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है, जो पीएम के खिलाफ खतरे की गंभीरता को बताता है। यही नहीं, पीएम मोदी को धमकी भरे गुमनाम पत्र भी भेजे जा रहे हैं। खबर है कि पिछले हफ्ते जारी इस चिट्ठी में पीएम पर हवाई खतरे की आशंका भी जताई गई, जिसको देखते हुए दिल्ली में अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है। इस बात का भी जिक्र किया गया है कि नागरिकता कानून और एनआरसी के मुद्दे पर लोगों को भड़काया जा रहा है। गणतंत्र दिवस से पहले राजपथ पर परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। इस रिहर्सल में भारतीय सेना के जवानों, अर्धसैनिक बल और पुलिस के जवानों ने हिस्सा लिया, जिसकी शुरुआत गणतंत्र दिवस परेड की तरह राष्ट्रगान और 21 तोपों की सलामी से की गई। समारोह के लिए ये 21 तोप, जबकि अंगरक्षकों से घिरा राष्ट्रपति का काफिला भी इस रिहर्सल में शामिल हुआ और गणतंत्र दिवस की तरह ही राष्ट्रपति के समारोह में पहुंचने की रिहर्सल की गई। इसके बाद सेना के घुड़सवारों का काफिला राजपथ पर पहुंचा और मंच के सामने से सलामी देता हुआ आगे बढ़ गया। घुड़सवारों के बाद राजपथ पर भीष्म टैंक का काफिला पहुंचा और राष्ट्रपति को सलामी देने की रिहर्सल की। प्रबल, प्रबुद्ध, प्रभावी, प्रचंड टैंक T-90 भीष्म दस्ते की कमान कर रहे हैं 86 आर्मर्ड रेजिमेंट के कैप्टन सनी चौहान। इसके अलावा इस परेड में एयर डिफेंस सिस्टम समेत कई आधुनिक हथियारों और मिसाइलों का भी प्रदर्शन किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी इस साल गणतंत्र दिवस के मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने की परंपरा को बदलेंगे। पीएम मोदी इस साल इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति की जगह वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। अमर जवान ज्योति को इंडिया गेट पर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की याद में 1972 में बनाया गया था और तब से ही स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के मौके पर वहां श्रद्धांजलि दी जाती है। पीएम मोदी ने पिछले साल 25 फरवरी को 44 एकड़ में फैले वॉर मेमोरियल को देश को समर्पित किया था और इस साल पीएम वहीं शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने नागरिकता कानून का विरोध कर रहे जेएनयू और जामिया के छात्रों को धमकी दी। एक दिन पहले बालियान मेरठ में सीएए के समर्थन में बुलाई गई बीजेपी की रैली में पहुंचे थे, जहां उन्होंने राजनाथ सिंह की मौजूदगी में नागरिकता कानून के बहाने जेएनयू और जामिया में हुई हिंसा पर छात्रों पर हमला बोला। ये जेएनयू और जामिया, इसमें जो ये लोग हैं जो देश के विरोध में लड़ रहे हैं, इनका इलाज एक ही है, पश्चिम उत्तर प्रदेश का 10% रिजर्वेशन करवा दो, सबका इलाज कर देंगे, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। कांग्रेस ने संजीव बालियान के इस बयान पर विरोध जताया और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दी। इस तरीके की भाषा बिल्कुल देशद्रोह की भाषा है और संजीव बालियान जैसे आदमी पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। विवाद बढ़ने के बाद संजीव बालियान खुद सामने आए और अपने बयान पर सफाई दी। मैं बिल्कुल जेएनयू के छात्रों को, पूरे देश के छात्रों का प्रतिनिधि मानने से इनकार करता हूँ। जैसे और यूनिवर्सिटी, जैसे और कॉलेज है, जैसे और मुद्दे हैं, ऐसा ही मेरे लिए जेएनयू है। रिजर्वेशन की बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कुछ बातें तो वैसे होती हैं। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के नागरिकता कानून पर दिए एक बयान पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने तंज कसा। हरीश रावत ने कहा कि बिना सटीक जानकारी के किसी भी समुदाय के लोगों के खिलाफ इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। हरीश रावत ने कहा कि कश्मीर के कई छात्र उत्तराखंड के कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, इसलिए त्रिवेंद्र सिंह रावत को अपने बयान पर विचार करना चाहिए। इससे पहले सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आरोप लगाया था कि सीएए की आड़ में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी और कश्मीर से आए छात्र उत्तराखंड में माहौल खराब कर रहे हैं। कश्मीरी विद्यार्थी या जामिया मिलिया के विद्यार्थी या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी, ये सब संस्थाओं का हमारे राष्ट्रीय जीवन में बड़ा भारी महत्व है और राष्ट्र निर्माण में इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो मुख्यमंत्री जी, मैं समझता हूँ अपने बयान पर पुनर्विचार करें। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में सीएए की गूंज सुनाई पड़ने लगी। फेस्टिवल के पहले दिन प्रसून जोशी और नंदिता दास समेत कई हस्तियों ने देश से जुड़े तमाम मुद्दों पर बात की, जिसकी शुरुआत प्रसून जोशी ने की। गीतकार प्रसून जोशी ने मतभेद की वजह से बयानबाजी के गिरते स्तर पर सवाल खड़ा किया और बताया कि वो इस माहौल में प्रधानमंत्री को फकीर क्यों कहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को एक चीज तो उनकी 100% उस पर कोई डाउट नहीं कर सकता कि वो देश के लिए सोचते हैं। इसके बाद बारी नंदिता दास की आई।
हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री और निर्देशक नंदिता दास ने सरकार पर असल मुद्दों से ध्यान हटाने का आरोप लगाया और नागरिकता कानून के विरोध को जायज ठहराया। 4 जनरेशन से जो यहाँ पर हैं, उनको आप कह रहे हैं कि ये आपका देश नहीं है, तो ये बहुत ही दुख की बात है और मुझे लगता है इसके लिए सभी को बोलना चाहिए। वैसे बोल ही रहे हैं। विचारों के इस मेले में पहले दिन लोगों की अच्छी खासी भीड़ जुटी, जहां सीएए पर हर पक्ष का नजरिया सामने आ रहा है। नागरिकता कानून के विरोध में राजस्थान की गहलोत सरकार प्रस्ताव पारित करने की तैयारी में है। इसके लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें नागरिकता कानून के विरोध में 25 जनवरी को सरकार प्रस्ताव लाएगी और इसी दिन इस प्रस्ताव को पारित करवा लिया जाएगा। मुझे लगता है कि अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर होगा, लेकिन हर व्यक्ति को, संगठन को, पार्टी को, हर इंसान को ये अधिकार है कि वो असहमति व्यक्त करे, शांतिपूर्ण तरीके से करे। कानून को अपने हाथ में जो लेगा उसका हम समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन विरोध करना लोकतंत्र में इसकी आज़ादी सबको दी गई है और इसी संदर्भ में हमारी सरकार भी इस प्रकार का रेजोल्यूशन विधानसभा में पारित करेगी। उद्धव ठाकरे के अयोध्या जाने के फैसले पर जबानी जंग छिड़ गई। उद्धव ठाकरे ने पिछले साल नवंबर महीने में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और इस साल मार्च महीने में उनकी सरकार के 100 दिन पूरे होंगे। इसी मौके पर उद्धव ठाकरे अयोध्या जाने वाले हैं, जिसकी जानकारी एक दिन पहले शिवसेना नेता संजय राउत ने दी थी। अयोध्या में जाकर प्रभु श्री राम का वापस आशीर्वाद लेना चाहिए, उनके सामने माथा टेकना चाहिए और हम चाहेंगे सरकार के 100 दिन होने के बाद हमारे हाथ में कुछ ठोस होगा कि हमने कुछ करके दिखाया 100 दिनों में। जिसके बाद बीजेपी ने उद्धव के अयोध्या दौरे को डैमेज कंट्रोल की कोशिश करार दिया, क्योंकि वो कांग्रेस और एनसीपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बने हैं। फिर ये क्या बहाना लेकर आ रहे हैं कि 100 दिन पूरे हो गए तो हम अयोध्या आ रहे हैं? क्या मतलब है? कुछ अपनी छवि को सुधारना चाहते हैं? केवल बीजेपी ही नहीं, अयोध्या के कई संतों ने भी उद्धव के कांग्रेस से गठबंधन पर नाराजगी जताई, क्योंकि उनके मुताबिक कांग्रेस का साथ लेकर शिवसेना ने हिंदुत्व के मुद्दे से समझौता किया। आप मुख्यमंत्री रहिए, सरकार में बने रहिए, परंतु जो भगवा को गाली देता है, जो हिंदुत्व को गाली देता है, ऐसे लोगों के सामने में झुकने का काम मत करिए। लेकिन बीजेपी के विरोधियों ने उद्धव के अयोध्या दौरे पर हो रहे विवाद को गलत ठहराया और इसे उनकी आस्था से जोड़ दिया। औरत लोग ज्यादा भागती है कि ये मेरा हो जाएगा काम तो हम जो है फलाने जगह जाएंगे या फलाने को लड्डू चढ़ाएंगे। तो उसी तरह से शायद उन लोगों ने भी किया हो कि 100 दिन पूरा होगा तो हम अयोध्या जाएंगे। मुंबई में बाला साहेब ठाकरे की जयंती पर आयोजित हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि बीजेपी अपने वादे से मुकर गई, जिसकी वजह से उनका गठबंधन टूटा। इस बीच उद्धव ठाकरे ने यह भी साफ कर दिया कि उनका रास्ता अलग हुआ, लेकिन उन्होंने भगवा नहीं छोड़ा है। बीजेपी पर हमला करते हुए उद्धव ठाकरे ने भी यह भी आरोप लगाया कि शिवसेना को झूठा साबित करने वालों की सच्चाई सामने आ गई। मी शिवसेना प्रमुखांचा हात हातात घेऊन जी शपथ घेतलेली आहे तो त्यांचा शिवसैनिक मुख्यमंत्री पदावर बसवण्याची घेतलेली आहे। ही जबाबदारी मी जरूर स्वीकारली। तेव्हाच्या मित्र पक्षाने दिलेलं वचन मोडलं म्हणून मला खोटं पाडण्याचा जो प्रयत्न केला। बाल ठाकरे की जयंती पर राज ठाकरे ने अपनी पार्टी एमएनएस को नई पहचान दी और भगवा रंग का नया झंडा लॉन्च कर दिया। शिवसेना और कांग्रेस के एनसीपी के साथ गठबंधन करने के बाद से शिवसेना के कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन करने के बाद से राज ठाकरे के तेवर बदल गए हैं। माना जा रहा है कि वो हिंदुत्व के मुद्दे पर अपनी सियासत आगे ले जाना चाहते हैं, जिसकी झलक बाल ठाकरे की जयंती पर हुए एमएनएस के अधिवेशन में दिखी, क्योंकि इसमें राज ठाकरे ने अपनी पार्टी एमएनएस का झंडा बदलकर पूरी तरह भगवा कर दिया। भव्य तरीके से लोगों के सामने पेश किए गए इस झंडे पर छत्रपति शिवाजी के समय की राजमुद्रा छपी है और संस्कृत भाषा में श्लोक लिखा हुआ है। राज ठाकरे अब तक मराठी मानुष की राजनीति करते थे, लेकिन अपनी पार्टी को नई पहचान देकर उन्होंने ये साफ संकेत दिया कि अब वो हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना को कांटे की टक्कर देंगे। यही वजह है कि इस अधिवेशन में शामिल हुए एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने खुलकर शिवसेना पर निशाना साधा और भगवा रंग पर अपना हक जताया। भगवा जो है ये शिवाजी महाराज का है और किसी के पार्टी का नहीं है, शिवसेना का नहीं है। ये भगवा झंडा शिवाजी महाराज का है, ये कोई भी ले सकता है। एमएनएस भले ही अपने विरोधियों को पछाड़ने का दावा करे, लेकिन कांग्रेस को उसकी बातें हवा हवाई लगी। एमएनएस के बारे में अगर कहा जाए तो इनका जो निशानी है इंजन सिर्फ धुआं छोड़ता है, चलता नहीं। असल में राज ठाकरे अपनी पार्टी का अस्तित्व बरकरार रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और माना जा रहा है कि हिंदुत्व का मुद्दा हथियाकर वो राज्य में शिवसेना का विकल्प बनना चाहते हैं। यही वजह है कि उन्होंने उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को चुनौती देने की भी रणनीति बनाई
और मुंबई में हुए पार्टी के अधिवेशन में अपने बेटे अमित ठाकरे को सक्रिय राजनीति में उतार दिया, जिन्होंने पहले छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा के आगे और फिर जनता के आगे सर झुकाकर उनका अभिवादन किया। अमित ठाकरे ने अपने हाथ में तलवार लहराकर कार्यकर्ताओं में जोश भी भरा। यही नहीं, सियासत में एंट्री करते ही उन्होंने ये संकेत भी दे दिए कि वो आदित्य ठाकरे के खिलाफ बोलने से नहीं चूकेंगे। मैं काउंटर करने के इरादे से नहीं जाऊंगा। अगर कुछ अच्छा किया है तो अच्छा बोलूंगा, बुरा किया है तो बोलना ही पड़ेगा। अमित ठाकरे को भले ही अब औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल किया गया हो, लेकिन वो पहले भी एमएनएस की कई अहम बैठकों और रैलियों में शामिल हो चुके हैं। वहीं राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस का नया झंडा लॉन्च होते ही उस पर विवाद भी शुरू हो गया, क्योंकि महाराष्ट्र के कुछ संगठनों ने झंडे पर छत्रपति शिवाजी के वक्त की राजमुद्रा छपी होने पर ऐतराज जता दिया, जिनमें एक संभाजी ब्रिगेड नाम के संगठन ने तो पुलिस से इसकी शिकायत भी की। यही नहीं, संगठन से जुड़े लोगों ने आक्रामक अंदाज में राज्य सरकार से मांग की कि वो एमएनएस के झंडे से छत्रपती शिवाजी के समय की राजमुद्रा हटवाए। म्हणून माननीय मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांना माझी विनंती आहे, आपण या प्रकरणामध्ये विशेष लक्ष घालून मनसेला चर्चा करावी, आवाहन करावं की राजमुद्रा हटवावी, अन्यथा संभाजी ब्रिगेडच्या स्टाईलनं मनसेला उत्तर द्यायला आम्ही। जबकि इसी मुद्दे पर एमएनएस का विरोध करने वाले मराठा क्रांति मोर्चा नाम के एक और संगठन ने अदालत का दरवाजा खटखटाने की चेतावनी दी। हम फिर से एक बार मनसे को ये विनंती करते हैं कि आप राजमुद्रा अपने झंडे से हटा दीजिए। अगर आपने ऐसे नहीं किया तो मराठा क्रांति मोर्चा मुंबई की तरफ से हम उच्च न्यायालय में आपके खिलाफ याचिका दर्ज करेंगे। एमएनएस के झंडे पर छपी राजमुद्रा का इस्तेमाल छत्रपति शिवाजी के शासन में व्यापार से जुड़े काम में होता था। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद राज ठाकरे ने यह साफ कर दिया कि उनकी पार्टी चुनाव में अलग झंडा इस्तेमाल करेगी। ही राजमुद्रा ही आपली प्रेरणा आहे। त्याच्यामुळे आपण दोन झेंडे आणलेले आहेत, एक हा झेंडा आहे आणि तसाच दुसरा आपला निशाणीचा झेंडा आहे। निवडणुकीच्या वेळेला हा झेंडा वापरायचा नाही। मुंबई में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने अपने चाचा बाला साहेब ठाकरे की जयंती पर आयोजित एक रैली में हिंदुत्व की परंपरा को आगे बढ़ाने के संकेत दिए। इस बीच राज ठाकरे ने कहा कि इस समय देश में नागरिकता कानून पर बहस चल रही है, लेकिन भारत धर्मशाला नहीं है जहां अवैध रूप से आए लोगों को शरण दी जाए। राज ठाकरे ने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए मुस्लिम घुसपैठियों को बाहर निकालने में वो केंद्र सरकार की मदद करेंगे। इस बीच राज ठाकरे ने अपने चचेरे भाई उद्धव ठाकरे पर भी तंज कसा। चीन के वुहान में कोरोना वायरस के कहर को देखते हुए फिलहाल पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर रोक लगा दी गई। मतलब वुहान में अगले आदेश तक रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों और बसों की सेवाएं बंद रहेंगी। चीन में अब तक 17 लोग कोरोना वायरस की चपेट की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं और इस वायरस का सबसे ज्यादा असर चीन के वुहान में पड़ा है। वुहान में बुधवार तक 571 लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ गए। ये संख्या काफी ज्यादा है, इसलिए हेल्थ इमरजेंसी घोषित करने से पहले वुहान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर रोक लगा दी गई। सुबह 10 बजे से ये रोक लगाई गई। इससे पहले वुहान से निकलने के लिए लोगों की लंबी कतार एयरपोर्ट पर दिखी। लोगों को एयरपोर्ट पर थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना पड़ा। जो लोग वुहान से निकलकर बीजिंग पहुंचे, उन्हें एयरपोर्ट पर फिर से मेडिकल जांच का सामना करना पड़ा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर रोक लगने के बाद लोगों में अफरा तफरी और घबराहट का माहौल बन गया। कई दुकानें खाली हो गईं। लोग खाने पीने और दूसरी जरूरत का सामान लेकर अपने घरों में कैद हो गए। वहीं बीजिंग में नेशनल हेल्थ मिशन की बैठक हुई, जिसमें हालात को खतरनाक माना गया। 医疗资源还是足够能够为广大患者提供及时的诊疗服务。 विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक कोरोना वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में तेजी से फैलने वाला वायरस है। यही वजह है कि चीन में हेल्थ इमरजेंसी घोषित करने पर विचार किया जा रहा है। इसकी वजह यह है कि यह खतरनाक वायरस सांस के जरिए शरीर में पहुंच जाता है। चीन के अलावा कई देशों में यह वायरस पहुंच चुका है, जिनमें ताइवान भी शामिल है। ताइवान में कोरोना वायरस का एक मामला सामने आया है। इसके अलावा थाईलैंड में 4, जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका में बुधवार तक एक मामला सामने आने की पुष्टि हुई। अकेले चीन में कोरोना वायरस की वजह से 17 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। भारत में भी इस वायरस से निपटने के लिए सरकार ने जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा लोगों को जरूरी नहीं होने पर विदेशों की यात्रा टालने और एयरपोर्ट पर यात्रियों की मेडिकल जांच के आदेश दिए गए। बिहार के पूर्णिया में उस वक्त एक बड़ा हादसा हो गया जब एक तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर एम्बुलेंस पर पलट गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि एम्बुलेंस में सवार लोग पटना से परीक्षा देकर घर लौट रहे थे। तभी रास्ते में यह हादसा हो गया, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक बेकाबू ट्रक गाड़ियों को टक्कर मारते हुए सड़क की दूसरी तरफ खड़ी एक एम्बुलेंस पर पलट गया, जिसकी वजह से उसमें सवार 4 लोग ट्रक के नीचे दब गए, जिनमें 3 लोगों की मौत हो गई। ट्रक आया, बस पलट गया।
अच्छा, एम्बुलेंस पे ही पलट गई? एम्बुलेंस पे ही पलट, उसी में इन लोगों की डेथ हुई है? इसी में, हाँ। कितने लोगों का डेथ हुआ है? 3 आदमी का डेथ हुआ है। इस हादसे में वहां खड़ी दूसरी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, जबकि वीडियो में कुछ लोग जान बचाकर भागते हुए दिखाई दिए। वहीं घटना के बाद मरने वालों के घर वालों में कोहराम मच गया। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। हादसे की वजह से सड़क पर जैम लग गया। बाद में वहां पहुंची प्रशासन की टीम ने क्रेन की मदद से सड़क पर पलटे ट्रक को हटाया और जैम खुलवाया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में नागरिकता कानून का विरोध कर रही मुस्लिम समुदाय की कुछ महिलाओं को पुलिस ने हटाया तो बवाल बढ़ गया। पुलिस को कुछ महिलाओं के बेनियाबाग मैदान में इकट्ठा होकर धरने पर बैठने की खबर मिली थी, जिसके बाद वहां पहुंची महिला पुलिस कर्मियों ने मुस्लिम महिलाओं को प्रदर्शन करने से रोक दिया और उन्हें अपने साथ थाने ले गई, जिस पर कई प्रदर्शनकारी भड़क गए, लेकिन पुलिस के जवानों ने उन्हें खदेड़ दिया। बताया गया कि इस कार्रवाई से इलाके के लोग भी नाराज हो गए। लगभग 1 दर्जन महिलाएं और पुरुष यहां इस बेनियाबाग इलाके में आकर सीए के विरोध में धरने पर बैठ गए थे, जिसके बाद पुलिस जब इस सूचना पर बेनियाबाग मैदान में पहुंची तो बेनियाबाग इलाके से कई जो पीछे के मकान हैं वहां से पथराव होना शुरू हो गया। वहीं प्रशासन ने दलील दी कि मुस्लिम महिलाओं ने प्रदर्शन की इजाजत नहीं ली थी, जिसके बाद उन्हें वहां से हटाना पड़ा। ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया कि धारा 144 का वायलेशन कोई ना करे। शांतिपूर्वक किसी को भी अपनी कोई कार्रवाई करनी है तो लीगली परमिशन दे। पुलिस प्रदर्शनकारियों को पकड़ने के बाद पत्थरबाजी करने वाले लोगों की तलाश में जुट गई। वहीं लखनऊ में घंटाघर पर नागरिकता कानून के विरोध का मामला जमीन विवाद तक पहुंच गया। लखनऊ में शाहीन बाग की तर्ज पर महिलाएं जहां धरना दे रही हैं, शिया वक्फ बोर्ड ने उस घंटाघर को अपनी संपत्ति बताया और धरना दे रही महिलाओं पर अवैध कब्जे का आरोप लगा दिया, जिस पर घंटाघर में धरने पर बैठी महिलाओं का गुस्सा और भड़क गया। उन्होंने शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी पर शिया सुन्नी विवाद खड़ा करने का आरोप भी लगा दिया। यहाँ शिया सुन्नी की कोई बात ही नहीं है, ये तो फालतू के सवाल है, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू मुस्लिम कुछ भी नहीं है, यहाँ किसने ये विवाद खड़ा कर रहे हैं। इस बीच वसीम रिजवी ने लखनऊ के डीएम को शिकायत भेजकर घंटाघर से महिलाओं को हटाने की मांग की। हमारी वक्फ की संपत्ति छोड़ दे, अपनी टीले वाली मस्जिद पर जाकर बैठे ना, बहुत बड़ी जगह जाकर बैठे उस पर। लेकिन धरना दे रही महिलाओं पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। महिलाओं की तादाद धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और इसको लेकर सियासत जरूर हो रही है, लेकिन महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि हम यहाँ से हटेंगे नहीं। वसीम रिजवी की बात को, किसी बात को हम कुछ सुनते ही नहीं है। इतना बेवकूफ इंसान है, उसकी कोई बात सुनना ही नहीं चाहते हैं। लखनऊ में ही नागरिकता कानून और एनआरसी के विरोध में चल रहे प्रदर्शन में एक दूल्हा भी शामिल हुआ और अपना विरोध जताया। यहाँ कुछ महिलाएं सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। तभी एक दूल्हा मंडप में जाने से पहले नागरिकता कानून का विरोध करने पहुंच गया। दूल्हे के आते ही कुछ महिलाओं ने उसे घेर लिया और नारेबाजी करने लगी। वहीं कुछ महिलाएं दूल्हे के साथ फोटो खिंचवाने में जुट गई। इस दौरान दूल्हे ने नागरिकता कानून और एनआरसी को संविधान के खिलाफ बताया। प्रदर्शनकारियों के साथ कुछ वक्त बिताने के बाद दूल्हा 7 फेरे लेने के लिए वहां से रवाना हो गया। दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर उत्तराखंड के हल्द्वानी में भी मुस्लिम समुदाय के लोग नागरिकता कानून के विरोध में धरने पर बैठ गए। पिछले 2 दिनों से धरने पर बैठे लोगों ने नागरिकता कानून को वापस लेने की मांग की और कड़ाके की ठंड में ये लोग दिल्ली के शाहीन बाग की तरह हल्द्वानी के ताज चौराहे पर धरने पर बैठ गए। इस दौरान वहां पहुंची मुस्लिम समुदाय की महिलाओं ने जमकर नारेबाजी की। नागरिकता कानून के विरोध में हो रहे इस प्रदर्शन में हाथों में पोस्टर लेकर भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय की महिलाओं और बच्चों ने हिस्सा लिया। इन सभी ने केंद्र सरकार पर धर्म के नाम पर भेदभाव करने का भी आरोप लगाया। मुस्लिम लोगों को छोड़कर सभी धर्मों को नागरिकता दी जाएगी, आखिर ऐसा क्यों? हालांकि प्रदेश सरकार में मंत्री यशपाल आर्य ने लोगों से नागरिकता कानून से नहीं डरने की अपील की। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने जो कहा है कि डरने की जरूरत नहीं है, हम किसी की नागरिकता छीनेंगे नहीं, हाँ नागरिकता जरूर देंगे, ये उन्होंने कहा है, इस पर विश्वास करना चाहिए। नागरिकता कानून के विरोध में दिल्ली के शाहीन बाग में हो रहे प्रदर्शन में थिएटर के कलाकार भी शामिल हो गए, जिन्होंने नाटक के जरिए प्रदर्शन का समर्थन किया। शाहीन बाग में पिछले 1 महीने से सीएए के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें थिएटर के कलाकार भी शामिल हो गए और एक नाटक के जरिए नागरिकता कानून के खिलाफ हो रहे इस प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया। इस बीच वहां लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। प्रदर्शन में शामिल कई महिलाएं तिरंगा लहराती दिखी, जबकि कुछ महिलाएं ताली बजाकर कलाकारों का हौसला बढ़ाती नजर आईं। इस बीच प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया और नागरिकता कानून वापस होने तक विरोध प्रदर्शन जारी रखने की बात कही। इसका तो खैर
इंतजार नहीं कर रहे हैं कि 4 हफ्ते ही ये आंदोलन जारी रहेगा, लेकिन ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि सीएए और एनआरसी जैसे काले कानून को सरकार विड्रॉ नहीं कर लेती। शाहीन बाग की तरह दिल्ली के आजाद मार्केट में भी महिलाओं ने नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल कुछ महिलाओं ने पोस्टर ले रखे थे जिन पर नागरिकता कानून के विरोध में नारे लिखे हुए थे, जबकि कुछ महिलाओं ने हाथों में तिरंगा ले रखा था। दिल्ली के जामा मस्जिद के बाहर भी लोगों ने केंद्र सरकार और नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया। न्यूज 18 के अधिवेशन में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने चुनाव में सभी 70 सीटों पर जीत हासिल करने का दावा किया। कितनी सीटें आ रही हैं? 70। आप भी 70 कह रहे हैं, बीजेपी भी 70 कह रही, कांग्रेस भी 70 कह रही है। 70 से नीचे कोई सोच के चुनाव लड़ रहा होगा तो इसका मतलब उसका चुनाव लड़ना ही बेकार है। वहीं मनीष सिसोदिया के इस बयान पर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने भी पलटवार किया और आम आदमी पार्टी की हार का दावा कर दिया। हम तो सोचे थे 70 में 72 बोलेंगे। वो इस समय कुछ भी कह सकते हैं। जब व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्तता की स्थिति में होता है तो वो कुछ भी कह सकता है। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी आज की ताजा खबर। अभी देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें।